आज के इस वीडियो में अध्याय 3 यानी धातु और अधातु चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों ये जो है क्लास 10th के बच्चों के लिए खास करके है। इस वीडियो में हम लोग जो साइंस का चैप्टर 3 है यानी अध्याय 3 है धातु अधातु, इसको कॉन्सेप्ट हम क्लियर करने वाले हैं, खास करके जो भी प्रश्न उत्तर है उनके साथ में। तो अध्याय 3 का जितने भी प्रश्न उत्तर आपके बुक के हैं, सब्जेक्ट के हैं, वो सारे जो प्रश्न उत्तर है इस वीडियो में हम अच्छे तरीके से समझाएंगे, वर्णन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर ये प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में आते हैं तो आपको रटना नहीं है, समझ करके आप उसको अच्छे तरीके से आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं और आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। बिहार बोर्ड के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें खास करके चलते हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न था, अगर हम बात करें, पहला प्रश्न है धातु किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है कि उत्तर में वे तत्व जो विद्युत तथा उष्मा के अच्छे चालक होते हैं। यानी धातु हम उसे कह सकते हैं बच्चों जो कि विद्युत का यानी जिसके अंदर से हम करंट पास कर सकते हैं, है ना। तो धातु रियल में हम उसे कह सकते हैं जिसके अंदर से करंट पास हो सकता है तथा जिसके अंदर से उष्मा पास हो सकता है, ठीक है। जिसमें हम अगर हम उसको टेम्परेचर पे अगर हम उसको हीट करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वो हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो उसे हम धातु कहते हैं। बस आपको इतना कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए कि जो धातु होता क्या। तो धातु को लेकर के आपके माइंड में जो प्रॉब्लम है ना, उसको आपको एक अच्छे तरीके से ये समझना है कि जो धातु होता है वो धातु का जो मेन फैक्ट्स होता है ये होता है कि जिसके अंदर से करंट पास हो सके, है ना। करंट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं बच्चों, अगर हम बात करें तो विद्युत कहते हैं, ठीक है। तो यानी जिस तत्व के हो करके अगर विद्युत पास होता है या उष्मा के अच्छे चालक होते हैं तो उसे हम धातु कह सकते हैं। थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि वे तत्व जो विद्युत तथा उष्मा के अच्छे चालक तो होते हैं और हथौड़े से पीटे जाने पर या पीटने पर जो चादर जैसा चादर की तरफ फैल जाता है। तो धातु में एक खास गुण पाया जाता है, जैसे कि कोई धातु होता है ना, तो उसको अगर आप हथौड़े से पीटोगे तो हथौड़े से पीटने पे क्या होता है, वो थोड़ा सा फैल जाता है ना, यानी चादर की तरफ बन जाता है। आपने देखा होगा कि जो भी लोहार होता है, जो भी उसको मतलब एक हथौड़े लेकर के जोर जोर से, या गोल्ड होता है, सोना होता है, चांदी होता है, उसको पीट पीट के क्या होता है, उसको चौड़ा कर सकता है। लोहे का जो पत्थर होता है उसको बनाया जाता है तो उसको पीट पीट के क्या कर सकता है, उसको चौड़ा चादर की तरह बना सकता है। तो इससे ये होता है कि वो एक धातु है। तो सिर्फ हम धातु के अंदर ही खास गुण पाया जाता है। बच्चों आपको एक चीज़ समझ में रखना है कि जो धातु होता है ना, धातु को हम लोग क्या कर सकते हैं, चौड़ा यानी चादर के रूप में हम उसको परिवर्तन कर सकते हैं। साथ में क्या होता है कि ये तार यानी तन्ने में बदले जा सकते हैं। तन्ने का शब्द जो इस्तेमाल किया गया है तार, यानी आप उसको लंबा कर सकते हैं, उसको लंबड़ा सकते हैं, उसको आप उसमें एक स्ट्रेचिंग पावर होता है ना, वो लचीलापन होता है उसके अंदर। जो धातु होता है उसके अंदर एक खास प्रकार का गुण होता है लचीलापन, इसलिए यहाँ पे लिखा है तार की तरह हम उसे बदल सकते हैं, तार के रूप में उसे हम परिवर्तन कर सकते हैं, उन्हें हम धातु कहते हैं। ये आपका हो गया धातु किसे कहते हैं उसका परिभाषा। तो ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि धातु होता क्या है, धातु किसे कहते हैं। तो एक तरह से हम इसका परिभाषा यही लिखेंगे। एक बार फिर से हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा बच्चों। धातु किसे कहते हैं, वे तत्व जो विद्युत तथा उष्मा के अच्छे चालक होते हैं और हथौड़े से पीटे जाने पर चादर और तार यानी तार में बदले जा सकते हैं। बस आपको इतना लिख देना है, आपको नंबर मिलेगा। उन्हें धातु कहते हैं। जैसे इसका कुछ उदाहरण आपको याद रखना है, जैसे कि लोहा हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया इत्यादि। ये एक ऐसे उदाहरण है। जैसे कि लोहा की अगर हम बात करें बच्चों, तो लोहा को आप हथौड़े से पीटोगे तो ये क्या हो गया, एक चादर के रूप में चेंज हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है लोहे को पीटने पर एक चादर के रूप में। तो आप लोहे को पीटने पे ये भी होता है, तार के रूप में भी परिवर्तन हो सकता है। तांबा को भी आप पीटोगे तो ये क्या हो सकता है, चादर के रूप में चेंजेस हो सकते हैं। और तांबा से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट भी पास होता है ना, विद्युत ऊर्जा भी पास होता है, करंट पास होता है। और साथ में ये उष्मा का क्या होता है, अगर आप तांबा को पकड़ के इसके एक सिरे को अगर आप किसी टेम्परेचर पे या किसी ऐसे गर्म करते हो तो आपका पूरा तांबा का जो तार होता है वो क्या होता है, गर्म हो जाता है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो तांबा है वो भी धातु है। साथ में सोना भी में क्या होता है, सोना को भी हम गर्म करते हैं तो सोना का पूरा गर्म हो जाता है। साथ में हम सोना को पीटने पर क्या होता है, ये चादर के रूप में परिवर्तन हो सकता है और इसे हम तार के रूप में भी चेंजेस कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से जो सोना है वो भी क्या हो जाएगा, एक धातु हो जाएगा। अब है चांदी। तो हम चांदी इसलिए बोले क्योंकि चांदी को भी आप चाहो तो क्या कर सकते हैं, इसके अंदर गर्मी पैदा कर सकते हो। अगर आप किसी टेम्परेचर पर इसको गर्म करोगे तो क्या होगा, ये भी गर्म हो जाएगा और साथ में इससे करंट भी पास हो सकता है। क्लियर। तो ये था आपका धातु का कॉन्सेप्ट। चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, अधातु किसे कहते हैं। तो सेकेंड नंबर प्रश्न की बात करें बच्चों, तो इसमें कहता है अधातु किसे कहते हैं। इसका उत्तर होगा वे तत्व। अब हमने पढ़ा था
धातु का जो डेफिनेशन हमने परिभाषा जो कंसेप्ट क्लियर किया अभी जस्ट, ठीक उसका अपोजिट होगा, क्योंकि वो धातु था तो उसमें विद्युत और उष्मा का वो सुचालक था, मतलब उसके अंदर से उष्मा और क्या कहते हैं विद्युत जो है वो आराम से पास इजीली तरीके से आसानी तरीके से पास कर सकता था, उसके अंदर ये खास गुण था, है ना। तो धातु में ये खास गुण था कि उसके अंदर से करंट पास हो सकता था, विद्युत पास हो सकता था, उष्मा मतलब देने पर वो गर्म हो सकता था। लेकिन यहाँ पे अधातु के अंदर क्या हो कि वे तत्व जो विद्युत एवं उष्मा के कुचालक है, शब्द कुचालक का इस्तेमाल किया गया है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो अधातु होता है उसके द्वारा आप उष्मा और विद्युत को आप पास नहीं कर सकते हैं, है ना। न आप अधातु से करंट पास कर सकते हैं, न उष्मा पास कर सकते, इसलिए कुचालक होता है। हथौड़े से पीटने पर टूट जाता है, अधातु के अंदर एक गुण होता है, क्योंकि धातु को हमने पढ़ा था कि धातु को जब हम हथौड़े से पीटते हैं तो एक चादर के रूप में परिवर्तित हो जाता है या तार के रूप में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जब आप अधातु को जो आप पीटे हुए हथौड़े से, तो ये क्या होगा कि ये ना पीटने पर टूट जाएगा। इसके अंदर तो सिंपल तरीके से, अगर आसानी तरीके से मैं आसान साधारण भाषा में आपको मैं बताऊँ तो अधातु जो होता है एक ऐसा तत्व होता है जिसको हथौड़े से पीटने पर बच्चों क्या होगा, वो टूट जाता है, उन्हें हम अधातु कहते हैं। बहुत आसान था, सिंपल, आपको धातु का परिभाषा याद रहेगा तो ठीक उसका उल्टा जो होता है ना वो आपको लिख देना है। वे तत्व या वैसे तत्व जिसमें से क्या होता है कि विद्युत और उष्मा पास नहीं हो सकता है या उष्मा के कुचालक होते, ये भी लिख सकते हैं, और हथौड़े से पीटने पर टूट जाता है। जैसे इसके उदाहरण के तौर पे गंधक हो गया, कार्बन हो गया, फास्फोरस हो गया, ऑक्सीजन इत्यादि, ये ऐसे अधातु है। गंधक क्या है, अधातु है। कार्बन भी क्या, अधातु है। फास्फोरस भी क्या, अधातु। ऑक्सीजन भी अधातु है। तो ये ऐसे तत्व होते हैं, गंधक, कार्बन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, इन ऐसे तत्व होते हैं जिनको अगर आप हथौड़े से पीटोगे तो टूट जाएगा, ब्रोकन हो जाता है, अलग अलग भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब बट जाता है टूट करके, ठीक है। और इससे आप करंट पास नहीं करवा सकते। आप ऑक्सीजन तो ऐसे भी एयर में प्रेजेंट होता है, क्या हम करंट ऑक्सीजन में पास करवा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। कार्बन में हम ऑक्सीजन पास नहीं कर सकते हैं, तो ये अधातु हो गया। फास्फोरस में भी हम करंट पास नहीं कर सकते, तो ये भी क्या हो गया, ये भी अधातु हो गया। ऑक्सीजन से नहीं कर सकते हैं, गंधक से नहीं कर सकते हैं। तो ये सभी के सभी जो कॉन्सेप्ट थे बच्चों, ये था आपका अधातु का। तो अधातु का परिभाषा इस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ये आप चाहो तो नोट कर सकते हो अपना नोटबुक में, ताकि आपका बोर्ड का एग्जाम होगा तो उसमें आसानी से नंबर आप स्कोर कर सकते हैं। चलते हैं अधातु का अगला प्रश्न हम बात कर लेते हैं, अध्याय 3 का प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। बच्चों प्रश्न संख्या 3 की बात करें, ये 100% क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। इसको मैं VVI में डाल देता हूँ, ये आपको ना अच्छे तरीके से इसको रिवीजन कर लेना है। तो आसान क्वेश्चन, लेकिन आपको ये पूछेगा। कहता है धातुओं के 3 भौतिक गुण लिखिए, है ना। ये हर साल पूछता है, मतलब मैक्सिमम ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो धातुओं के 3 भौतिक गुण लिखिए। तो आपको जो धातु होते हैं उनके 3 ऐसे गुण बताने हैं, उनके भौतिक गुण बताने हैं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले नंबर पे धातु का पहला गुण होता है, ये उष्मा एवं विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, है ना। क्योंकि हमने परिभाषा पढ़ा था, डेफिनेशन पढ़ा था, तो आपको रटने का जरूरत नहीं है। अगर आपको परिभाषा याद है तो आप उसके हिसाब से भी क्या कर सकते हैं, धातु के जो 3 गुण हैं उसको लिख सकते हैं। तो हमने जो परिभाषा पढ़ा था बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें क्या था कि हमने आपको ये बताया था कि जो धातु होता है वो उष्मा एवं विद्युत के क्या होते हैं, अच्छे चालक होते हैं। तो पहला जो गुण है इसका ये हो गया कि ये उष्मा एवं विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। क्लियर। अब हम इसके दूसरे गुण की बात कर ले, तो हमने परिभाषा पढ़ा था धातु का, उसमें ये पढ़ा था कि हथौड़े से पीटने पर यह चादर इससे बनाई जा सकती है, यानी चादर के रूप में परिवर्तित हो जाती है या तार के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो इसको हम लिख सकते हैं दूसरे वाले गुण में कि इनको हथौड़े से पीटकर चादर बनाई जा सकती है। सिंपल, वही परिभाषा याद रहेगा, आप 3 गुण लिख सकते हैं, रटने का कोई जरूरत ही नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बहुत आसान है, धातु को पीटने पे हथौड़े से चादर के रूप में परिवर्तित हो जाता है, कोई है ही नहीं ऐसा कॉन्सेप्ट कि हाँ रटना पड़े। अब उसके बाद हम अगर तीसरे गुण की बात करें, तो तीसरा गुण इसके अंदर ये था, हमने पढ़ा था परिभाषा में ही, डेफिनेशन में, कि इनको खींच करके हम तार बना सकते हैं। तो पहला गुण में तो हमने दूसरा में लिख लिया, तीसरा में बस हमको ये लिख देना है कि इनको हम खींच करके, जो धातु होते हैं उन्हें हम खींच करके तार बना सकते हैं। इसके अंदर तन्यता होता है ना, इसको हम खींच करके तार बना सकते हैं। तो ये गुण होता है इसका तीसरा, धातु का। चलो ये तीनों गुण थे, आप चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं और इसको अच्छे से याद कर सकते हैं, ताकि आपको अच्छे नंबर स्कोर कर सके, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन। अगर नंबर 4 अधातुओं के 3 भौतिक गुण लिखे, ये भी है इंपॉर्टेंट, इसको भी अच्छे से याद करना है। नंबर 4 पॉइंट है, ये भी पूछे जाते हैं अधातुओं के, क्योंकि धातु और अधातु के जो भौतिक गुण है वो पूछते ही पूछते हैं। क्लियर।
चलिए, तो अधातुओं के जो 3 भौतिक गुण हैं उसको लिखना है। तो अगर हम उत्तर में इसकी बात करें तो सबसे पहला जो होता है, हमने अधातु का जो परिभाषा पढ़ा था बच्चों, उसमें क्या पढ़ा था कि हथौड़े से पीटने पर अधातु टूट जाता है, ब्रोकन हो जाता है। बच्चों ध्यान से देखो, तो पहला गुण इसका हो गया, ये भंगुर होते हैं। भंगुर शब्द का इस्तेमाल होता है वो वैसे शब्दों के लिए, मतलब ऐसे चीज़ों के लिए, सॉरी शब्दों के लिए नहीं, मतलब ऐसे चीज़ों के लिए, ऐसे तत्व के लिए जिसको हम हथौड़े से पीटने पर टूट जाता है ना, आसानी से, है ना। जैसे कांच हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होता है, आसानी से टूट सकते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो भंगुर होता है, ये भंगुर होते हैं यानी टूटने वाले होते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप जरूरी नहीं कि आप भंगुर लिखो, ये एक यूनिक शब्द हो गया खास करके। तो आप लिख सकते हो कि ये टूटने वाले पदार्थ होते हैं या टूटने वाले तत्व होते हैं, अधातु टूट जाते हैं आसानी से, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं अपने भाषा में, कोई बात नहीं, नंबर मिलेगा अच्छे खासे। ये उष्मा, सेकेंड में हमने पढ़ा था कि जो अधातु होता है वो उष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। तो सेकेंड में लिखना है कि ये उष्मा एवं विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। राइट, वेरी गुड, आपको समझ में आ रहा है। ये सारी चीज़ें सेम चीज़ें करनी है जो परिभाषा में हमने याद करा है, वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख रहे हैं लाइन बाय लाइन, ठीक है, पॉइंट करके। तो सेकेंड पॉइंट में लिखना है कि जो अधातु जो होता है ये उष्मा एवं विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट में अगर हम बात करें बच्चों, तो ये तन्य व माल्य नहीं होते। यहाँ पे तन्य शब्द मतलब तार की तरह हम इसे नहीं खींच सकते। माल्य का मतलब होता है इसे हम चादर की तरह नहीं परिवर्तित कर सकते। तो अधातु के अंदर ये गुण नहीं पाया जाता है, यानी इसे हम न तार बना सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं इसे हम तार नहीं बना सकते हैं, और इसे चादर के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। थर्ड नंबर गुण में लिख सकते हैं, आंसर मिलेगा। लेकिन इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत ही यूनिक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब तार के रूप में परिवर्तित नहीं करना मतलब तन्यता, और चादर के रूप में नहीं परिवर्तित करना यानी माल्यता। ये 2 शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए, नंबर अच्छे मिलेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, प्रश्न संख्या 5वें नंबर जो है अध्याय 3 का, कहता है धातुओं के रासायनिक गुण बताइए। तो अभी फिलहाल जो हम लोग प्रश्न पढ़े हैं ना बच्चों, वो क्या था, धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में हमने पढ़ा है। अभी फिलहाल जो प्रश्न संख्या 5 है उसमें बच्चों है धातुओं के रासायनिक गुण बताइए। तो इसमें क्या है, अगर हम इसके उत्तर की बात करें तो पहले नंबर पे अगर हम इसका पॉइंट लिखेंगे रासायनिक गुण के बारे में, जो धातु होता है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारकीय ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाती है, आपको याद रखना है, जो धातु होता है जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो ये क्षारकीय ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है, क्षारकीय ऑक्साइड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। पहला पॉइंट को मैं एक बार फिर से आपको समझा दूं, जब भी कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी तो वो क्षारकीय ऑक्साइड ही बनाएगी, 100% श्योर है ना। तो आपके माइंड में चीज कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि सर आपने बताया था कि कोई भी धातु होता है अगर वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो वो क्या बनता है, क्षारकीय ऑक्साइड बनता है। वेरी गुड, चलो हम सेकेंड नंबर में देख लेते हैं। अब इसका रासायनिक गुण का सेकेंड पॉइंट है कि जो धातु होता है, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा था पहले नंबर पे कि जो धातु है वो ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करता है तो क्षारकीय ऑक्साइड बनाता है। धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, क्षारकीय ऑक्साइड। लेकिन यहीं पे सेकेंड नंबर की बात करें तो जो धातु होता है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकलती है। मतलब जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, ठीक है। तो जब भी धातु किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस पक्का है कि वो रिलीज करेगी या निकलेगा। क्लियर हो गया सेकेंड पॉइंट। चलिए बहुत अच्छे तरीके से नंबर थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। कहता है कि जो धातु है जल के साथ अभिक्रिया करके धात्विक हाइड्रोक्साइड वो हाइड्रोजन गैस बनाती है। कहने का मतलब ये हो गया नंबर थर्ड पॉइंट में कि अगर कोई धातु है और जल के साथ अगर अभिक्रिया करेगी, अगर कोई धातु है, अगर हम धातु की बात करें बच्चों, अगर वो जल यानी H2O के साथ अभिक्रिया करेगी तो वो क्या बनाएगी, हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगी। क्या बनाएगी, हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, क्या बनाएगा, हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। चलो चलते आगे बढ़ते, देखते नेक्स्ट पॉइंट में क्या है। ये 3 पॉइंट आपके थे, याद कर लेना है अध्याय 3 का। अब है नंबर 6 में, कहता है कि अधातुओं के रासायनिक गुण बताइए। हमने अभी पढ़ा है धातुओं के रासायनिक गुण, अब है अधातुओं के रासायनिक गुण बताना है। तो इसके उत्तर में अगर हम बात करें बच्चों तो इसमें कहता है कि अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब इसमें देखें ध्यान से, कहता है कि अधातु जो होता है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। जो अधातु है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। यह हमेशा आपको याद रखना है। यानी पहला कॉन्सेप्ट है कि अगर अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी तो अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया इसका। ये आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि जो भी अधातु है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर अम्लीय ऑक्साइड ही बनाएगी।
नंबर सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें बच्चों, इसमें कहता है कि जो अधातु है धातुओं के साथ मिलकर लवण बनाती है। जब अधातु धातु के साथ मिलता है तो क्या बनता है बच्चों, लवण बनता है। ये आपके माइंड में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपके एग्जाम में अगर ये इस तरीके से पूछ भी देता है कि जो अधातु है धातु के साथ मिलकर के क्या बनाती है, तो आपको आंसर लिखना लवण बनाती है, ठीक है। या आपको यहाँ पे जो अधातु के जो रासायनिक गुण में जो सेकंड नंबर पॉइंट है, तो इसमें लिखना है कि जो अधातु है वह धातुओं के साथ मिलकर के क्या बनाती है, लवण बनाती है, राइट। चलिए नंबर थर्ड पॉइंट पे देखते हैं कि इसमें कहता है कि जो अधिकतर अधातु होते हैं अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। कुछ ऐसी अधातुएं होती है, सारे के सारे अधातु जो है ना वो अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं भी करती है। तो इसका तीसरा जो रासायनिक गुण है वो ये है कि सभी अधातु को हम नहीं बोल सकते, मैक्सिमम जो ऐसे अधातु होते हैं जो अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, है ना। नंबर 7 पॉइंट पे अगर हम बच्चों बात कर ले तो इसमें कहता है कि जो सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको, तो मोस्ट भी भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बोर्ड के एग्जाम में इस बार एग्जाम में पूछेगा भी, तो आपको इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। कहता है नंबर 7 पॉइंट में कि सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, क्या कारण होता है जो सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहता है क्योंकि सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक क्रियाशील धातु है। तो सोडियम और पोटेशियम जो होता है वो अत्यधिक क्रियाशील धातु होता है। ये वायुमंडलीय आर्द्रता और ऑक्सीजन के संपर्क में आकर के तुरंत अभिक्रिया कर जाता है। यानी जो अगर ये ऑक्सीजन के साथ ना तुरंत अभिक्रिया करता है, इसको टाइम नहीं लगता, सेकंडों में अभिक्रिया करता है। अगर पोटेशियम है, अगर पोटेशियम की बात कर ले, अगर हम सोडियम की बात कर ले, तो पोटेशियम और सोडियम जो होता है, सोडियम को हम लोग Na कहते हैं, Na होता है सोडियम, पोटेशियम का सिंबल होता है K होता है, ठीक है बच्चों। तो Na का मतलब हो गया Na का मतलब हो गया सोडियम, K का मतलब हो गया पोटेशियम। तो जो Na और K की बात करें यानी सोडियम पोटेशियम, ये क्या होता है, बहुत ही तेजी से क्रियाशील धातु होते हैं, बहुत ही अत्यधिक क्रियाशील धातु है। ये वायुमंडल में क्या होता है, वायुमंडलीय आर्द्रता की बात कर ले या ऑक्सीजन के संपर्क में आने से क्या होता है, तुरंत इसे रिएक्टिव होता है, यानी तुरंत अभिक्रिया कर जाता है। अब इन्हें सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी के तेल में डाला जाता है। यही कारण है कि जो सोडियम है और पोटेशियम है ये अधिक क्रियाशील होने के कारण इसको क्या करता है, इसको सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी के तेल में डाला जाता है। अब समझ में आ गया क्वेश्चन क्या था, प्रश्न क्या था कि जो मिट्टी के तेल में सोडियम और पोटेशियम को क्यों रखा जाता है, कारण क्या है। तो सोडियम और पोटेशियम को जो है मिट्टी के तेल में रखने का कारण ही ये है बच्चों, क्योंकि वह अत्यधिक क्रियाशील धातु है। बस एक लाइन में एक वर्ड में लिखना, डांटने का जरूरत ही नहीं है, बस आपको लिखना है क्योंकि सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक क्रियाशील धातु है जो कि ऑक्सीजन के साथ आकर के तुरंत अभिक्रिया कर जाती है, इसलिए इसे सुरक्षित रखने के लिए हम इसे मिट्टी के तेल में डालते हैं। क्लियर। चलिए प्रश्न संख्या 8 नंबर की बात करें बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। अभिक्रियाशीलता श्रेणी, अब इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, है ना, किसे कहते हैं। तो नंबर 8 की बात कर ले तो इसमें कहता है कि अभिक्रियाशीलता श्रेणी, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज मत होना है, ये भी साथ में समझना है कि इसको हम रिएक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं और अभिक्रियाशीलता श्रेणी भी बोलते हैं। अब रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है कि जिनका क्या होता है कि अभिक्रियाशीलता श्रेणी की बात कर ले तो इसकी परिभाषा अगर आपको एग्जाम में पूछता है कि अभिक्रियाशीलता श्रेणी होता क्या, इसे हम कहते किसे, तो इसका आंसर आपको लिखना है कि धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में सजाने पर जो सूची प्राप्त होती है उसे हम अभिक्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं। यानी जितने भी धातु हैं ना उनको प्रॉपर तरीके से उनके क्रियाशीलता के हिसाब से क्या होता है कि उसको घटते क्रम में सजाया जाता है एक हिसाब से। जैसे जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है वो सबसे ऊपर, जो उससे कम क्रियाशील होता है उसके नीचे, जो उससे कम क्रियाशील होता है उससे नीचे, फिर ऐसे करके धातु को ना सजा करके एक सीरीज बनाई गई है जिसको हम बोलते हैं अभिक्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि धातु को पहचान में आ जाता है कि कौन सा धातु अधिक क्रियाशील है, कौन सा धातु किस धातु से अधिक क्रियाशील है, ये हम अभिक्रियाशीलता श्रेणी में जानते हैं। तो अभिक्रियाशीलता जो श्रेणी होती है इसके अंदर बस हम ये जान पाते हैं कि जो धातु होता है कौन कितना क्रियाशीलता है ना, किसके अंदर कितना क्रियाशीलता की जो गुण है ये हम जान पाते हैं। तो परिभाषा सिंपल तरीके से साधारण भाषा में बच्चे में आपको लिखना है, एग्जाम में अगर पूछेगा, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में, है ना, जो धातु होते हैं उनको क्रियाशीलता के घटते क्रम में सजाने पर जो सूची प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, अभिक्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं। चलिए नंबर 9 की अगर हम बात करें बच्चों, इसमें कहता है कि धातुओं का उपयोग लिखिए। नंबर 9 में क्या है, धातुओं का उपयोग लिखिए। इसमें नंबर फर्स्ट पे आता है लोहा। तो सबसे पहले धातु का उपयोग, जैसे लोहा, तो लोहा का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, किन चीज़ों में करते हैं, ये तो नॉर्मल सी बात है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। लोहा का इस्तेमाल हम लोग मशीन बनाने में करते हैं, रेलवे लाइन बनाने में करते हैं, भवन निर्माण में करते हैं।
ये चार तीन चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हैं आराम से कि जो धातु का जो उपयोग होता है हम किन चीज़ों में करते हैं। एक तो लोहा बनाने में, एक तो लोहा का इस्तेमाल किस में करते हैं, तो मशीन बनाने में, रेलवे लाइन और भवन निर्माण में करते हैं। चलिए क्लियर। नंबर 2 में कहता है बच्चों की एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम जो धातु है इसका इस्तेमाल हम किन चीज़ों में करते हैं, हवाई जहाज़ बनाने में करते हैं, ताकि उसका जो बॉडी पार्ट से, यानी हवाई जहाज़ का जो बॉडी पार्ट से एल्युमिनियम का बना होता है ताकि वो हल्का हो। क्योंकि अगर हम लोहे का बनाएंगे तो क्या होगा, वजन उसका वेट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए एल्युमिनियम से बनाया जाता है हवाई जहाज़। तो हवाई जहाज़ का जो बॉडी पार्ट्स होता है बच्चों वो एल्युमिनियम का होता है। तो हम बोल सकते हैं कि एल्युमिनियम का हम इस्तेमाल हवाई जहाज़ बनाने में करते हैं, बिजली की तार में करते हैं। बिजली के तार में भी एल्युमिनियम का इस्तेमाल होता है, खास करके बर्तन बनाने में भी एल्युमिनियम का इस्तेमाल ज़्यादातर पर होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि एल्युमिनियम का हम किन चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको ये लिखना है हवाई जहाज़, बिजली की तार और बर्तन, या ये आंसर आपको लिखना है। नंबर 3 पॉइंट में जो धातु दिया है वह तांबा। तो तांबा का इस्तेमाल हम किन चीज़ों में करते हैं, खास करके बिजली के तार में तो तांबा का इस्तेमाल होता ही होता है ना। तो बिजली के तार में तांबा का, आंख बंद करके तांबा का इस्तेमाल पूछेगा तो आपको बिजली का तार सबसे पहले लिखना है। उसके बाद तांबा का बर्तन भी होता है, आपने सुना होगा घरों में मम्मियों से, अपने आसपास के पड़ोस के लोगों से कि जो तांबा का बर्तन सुना होगा, है ना। तो तांबा का बर्तन भी होता है, साथ में तांबा का सिक्का भी पहले चलता था, अब नहीं है लेकिन पहले तांबा का सिक्का ऐसे सुनने में आता था। खास करके नंबर 4 पॉइंट पे सोना धातु का इस्तेमाल तो सबको पता है, आभूषण ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल होता है, यानी आभूषण गहने बनाने में। तो लिख सकते हैं आप, सिक्का भी बनता है, सोने का सिक्का भी होता है ना। तो सोने का सिक्का भी बनता है। चलिए अब नंबर 10 नंबर पे प्रश्न की बात करें, अधातुओं का उपयोग लिखना है। अधातु का उपयोग क्या क्या होता है, तो सबसे पहले पॉइंट पे अधातु ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो होता है उसका हम उपयोग करते हैं श्वसन, ये सांस लेने में ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, और खास करके ज्वलनशील पदार्थ यानी दहन करने में, किसी चीज़ को जलाने में हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। ये तो नॉर्मल सी बात है, कॉमन सेंस अपना है, रटने का जरूरत ही नहीं, कुछ भी कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें बच्चों, अगर आपके एग्जाम में पूछता है तो ऑक्सीजन क्या है, अगर हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन की वजह से लेते हैं। अगर ऑक्सीजन की कमी होगा तो क्या होगा, हम लोग मर जाएंगे, सांस ही नहीं ले पाएंगे। तो सिंपल सी बात है, लॉजिक ही नहीं है, नॉर्मल सी बात है कि जो ऑक्सीजन है वो श्वसन लेने में हम इस्तेमाल करते हैं, और ऑक्सीजन की वजह से ही हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को जला पाते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, आपके पास 2 गिलास है और एक मोमबत्ती आपने जला दिया। एक मोमबत्ती जलाने के बाद आपको एक गिलास उठाना है, उसको ढक देना है, तो आप क्या देखोगे कि वहाँ पे ऑक्सीजन बंद हो जाता है। जैसे ऑक्सीजन बंद होगा जाना, उसके बाद जो मोमबत्ती जलना बंद हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, किसी चीज़ को जलने के लिए, किसी अधातु को जलने के लिए क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऑक्सीजन एक ऐसा धातु है जिसको ज़रूरत पड़ती है, जिसको मतलब हम जलाने में इस्तेमाल करते हैं। तो इसके 2 टॉपिक निकल के आते हैं। अगर हम पहले बात कर ले तो श्वसन, सांस लेने में और दहन करने में। सेकंड पॉइंट है क्लोरीन। तो क्लोरीन का इस्तेमाल हम किस में करते हैं, तो क्लोरीन का इस्तेमाल जल शुद्धिकरण में होता है। अगर मान लीजिए कि पानी गंदा है और पानी को साफ़ करना है ना, मान लीजिए सपोज डेट आपका एक कटोरा है, अब कटोरे में पानी गंदा पड़ा हुआ है तो उसको साफ़ करना है। तो कैसे हम साफ़ कर सकते हैं, आपको क्लोरीन लाना है, क्लोरीन को आपको उस गंदे पानी में डाल देना है, पानी तुरंत साफ़ हो जाएगा, है ना। तो किसी भी गंदे पानी को अगर हम साफ़ करना है तो उसको साफ़ करने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लोरीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3 पॉइंट पे अगर हम बात करें बच्चों, नाइट्रोजन का इस्तेमाल हम किस में करते हैं। ज़्यादातर देखा गया है जो नाइट्रोजन है वो उर्वरक बनाने में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। नाइट्रोजन से ना उर्वरक बनाने में, उर्वरक का मतलब मैं आपको बता दूँ, उर्वरक का मतलब होता है जैसे कि कोई खेत है, जो किसान भाई सब है जो खेती करते हैं, तो उनको जो खेती करने में उनके जो मिट्टी में उर्वरा शक्ति होती है वो कहाँ से आती है, उनमें कुछ ऐसे चाहिए, ह्यूमस चाहिए, है कि नहीं। बहुत सारे ऐसे उर्वरक खाद चाहिए जो कि उसके खेतों में क्या करे, उर्वरक पैदा करे। तो नाइट्रोजन जो है ना, उससे ना उर्वरक बनाया जाता है। तो नाइट्रोजन का इस्तेमाल उर्वरक बनाने में किया जाता है, खेतों में नाइट्रोजन का इस्तेमाल उर्वरक बनाने में भी किया जाता है। चलते हैं नंबर 4 पॉइंट पे आता है गंधक का बात कर ले। तो ये होता है, गंधक का इस्तेमाल दवाइयों और पटाखों में किया जाता है। अगर पटाखा बनता है, जैसे बम बारूद है ना, जैसे भी आप दिवाली छठ पूजा में जो भी फुलझड़ी आप छोड़ते हो ना, जो भी बम बारूद आप इस्तेमाल करते हो, उसमें गंधक का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो गंधक का इस्तेमाल हम पटाखों में करते हैं, साथ में दवाई बनाने में भी गंधक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आपसे पूछेगा गंधक जो है, गंधक का इस्तेमाल किन चीज़ों में होता है, तो सबसे पहला माइंड में आपको आना चाहिए गंधक का, सर आपने बताया था दवाई का, है ना। दवाई बनाने में गंधक का इस्तेमाल होता है। उसके बाद पटाखे बनाने में भी किसका इस्तेमाल होता है, गंधक का इस्तेमाल होता है। चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें बच्चों, इसमें कहता है कि संक्षिप्त उत्तर दीजिए। तो पहला है कि कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है, ऐसा कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था यानी लिक्विड के फॉर्म में होता है, द्रव अवस्था में होता है, पानी पानी होता है। तो पानी कौन सा होता है, पारा होता है। पारा को हम लोग Hg बोलते हैं, ठीक है, इसका सिंबल होता है Hg।
तो पारा एक ऐसा धातु है जो कि हमेशा द्रव अवस्था में होता है। आपने देखा होगा जो हमारे घरों में अगर किसी बच्चे को फीवर होता है तो उसको थर्मामीटर का इस्तेमाल करके हम लोग उसका फीवर टेस्ट करते हैं। उस थर्मामीटर के अंदर जो भरा होता है ना, जो द्रव भरा होता है, वो पारा होता है। जैसे थर्मामीटर फोड़ोगे तो आप क्या होगा, पारा तुरंत लुप्त हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें होता है क्योंकि ये क्रिया ज़्यादा रिएक्टिव होता है, अभी हमने पढ़ा था। तो क्या होता है कि अगर आपसे पूछेगा कि कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है, तो पारा होती है द्रव अवस्था में, ठीक है, जिसको हम लोग Hg बोलते हैं। ठीक है बच्चों, चलते हैं प्रश्न संख्या, अगर हम ख की बात करें बच्चों, इसमें कहता है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। सबसे हल्की धातु लिथियम है, सबसे हल्की। अगर धातु हल्की पूछ दे ना कि कौन सी धातु हल्की है, तो सीधा आपको दिमाग में आना चाहिए लिथियम। लिथियम एक ऐसा धातु है, बहुत हल्की धातु होती है, इतनी हल्की धातु होती है, इससे ज़्यादा हल्की कोई धातु ही नहीं होती है। ठीक है, तो आपको ना यहाँ पे आंसर में लिखना है लिथियम। ठीक है, हल्की धातु पूछेगा तो। नंबर ग में दिया हुआ है कि सबसे अधिक तन्य एवं माल्य धातु कौन सा। ऐसा कौन सा धातु है जिसे आप क्या बोल सकते हैं, चादर के रूप में बदल सकते हैं और एक तार के रूप में बदल सकते हैं। तो एक ही चीज़ है, वो है सोना। सोना का सिंबल होता है Au, इसका लैटिन नाम होता है आरम। ठीक है, AuRUM होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सब बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो सबसे अधिक जो तन्य एवं माल्य जो धातु कौन है, वो कौन है, सोना है। तो सोना को हम चादर के रूप में परिवर्तित भी कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा इसके अंदर गुण पाया जाता है सब। क्लियर। नंबर 12 नंबर पे प्रश्न जो दिया है वो है धातु और अधातु के उदाहरण दीजिए। तो धातु अधातु का उदाहरण देना है, इतना क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, अब धातु अधातु का उदाहरण देना कितना आसान है। धातु में तो वही होता है जो विद्युत और उष्मा का क्या हो, चालक हो, है ना, जिसके अंदर से विद्युत उष्मा। तो लोहा के अंदर से हो सकता है लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, सोना, ये हो गया, याद कर लेना है। लोहा हो गया, तांबा हो गया, एल्युमिनियम, सोना, ये 24 चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। अधातु में क्या होता है, गंधक हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। तो बस आपको अधातु का अगर हम उदाहरण की बात करें तो आपको याद कर लेना है गंधक, बार बार हम रिपीट किए हैं, ये जितना भी हम टॉपिक पढ़े उसमें बार बार अधातु के उदाहरण में गंधक, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के ही बात किए हैं। अब उसके बाद ये सारा कॉन्सेप्ट था, इतना ही लास्ट प्रश्न था, ये शायद एंड हो चुका है, पूरा खत्म हो चुका है आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये उदाहरण आपको याद करना है। धातु का क्या होगा, एक बार फिर से रिपीट कर देते बच्चों, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, सोना। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, सोना है। अधातु की बात कर ले तो इसमें क्या होता है, गंधक हो गया, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये अधातु होते हैं। ठीक है, तो मेरे चैनल पे ना इस तरीके जो 10th बोर्ड की जो तैयारी करवाई जाती है, खास करके साइंस वाले जितने भी विज्ञान देखने वाले जो टॉपिक्स है, जो भी बच्चे हैं क्लास 10th के और हमारे चैनल्स पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से ना आपको इसमें तैयारी करवाई जाएगी। आपके बोर्ड की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे नंबर से आप पास करोगे साइंस में, अगर मेरे चैनल्स को आप सब्सक्राइब करते हो और अच्छे तरीके से हमारे टॉपिक्स को डेली बेसिस पे अगर आप देखते हो, वॉच करते हो ना, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इससे ये एक फ़ायदा ये आपको होने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये बोलूँगा फीडबैक देने में, सबसे पहले चीज़ बोलूँगा कि आप रेगुलर बेसिस पे मेरा वीडियो देखते हो ना, तो क्या होगा कि आपका जो बोर्ड में जो भी क्वेश्चन पूछेगा ना, वो टकराएगा 100%। ये क्वेश्चन आपको हम मैच करेंगे और ये आपको याद करने का, रटने का जरूरत नहीं है, और आप अच्छे से आप आंसर करके आ सकते हो और नंबर अच्छे स्कोर कर सकते हो। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।